बच्चों वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क बताने वाले हैं किस तरीके से आपको तैयार करना है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बच्चों इसके पहले हमने हिंदी का पूरा प्रोजेक्ट कार्य डाल दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश का प्रोजेक्ट कार्य आपको कैसे कंप्लीट करना है पूरा हमने डिटेल से बताया हुआ है, तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और हिंदी का किस तरह से आपको लिखना है पूरा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों पहला हमारा प्रोजेक्ट वर्क है हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन। ठीक, तो हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन आपको इस तरीके से हेडिंग डालना है बढ़िया अच्छे से, और ये आप स्केच से भी डाल सकते हैं और पेन से भी। ठीक, तो इस तरीके से आपको अच्छे से हेडिंग डालनी है। इसके बाद आपको पूरा गद्य का आपका काल विभाजन किस तरीके से हुआ है ये पूरा आपको लिख देना है। तो पूर्व भारतेंदु युग और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और स्वतंत्रोत्तर युग, ये आपको इस तरीके से पूरा काल विभाजन कर देना है। ठीक, और इसके बाद है नेक्स्ट आपका शुक्ल युग। तो शुक्ल युग के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है कब से कब तक शुक्ल युग चला। इसके बाद आपको छायावादी युग, छायावादी युग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये आपको पूरा बता देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शुक्लोत्तर युग। ठीक, तो शुक्लोत्तर युग इस तरीके से आपको शुक्लोत्तर युग के बारे में बता देना है कि 1938 ईस्वी के बाद के साहित्य को छायावादोत्तर भी कहा जाता है। इसे शुक्लोत्तर तथा प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञे, महादेव वर्मा, राम वेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल के नाम से इस युग के निबंधकारों में विशेष प्रकार के उल्लेखनीय है। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। और इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युगीन विभिन्न विधाओं के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक, तो यहाँ पर काल विभाजन आपको डाल देना है। इसके बाद निबंधकार या रचनाकार का नाम डाल देना है और इसके बाद उपन्यासकार और रचनाकार का नाम डाल देना। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरी ये चार्ट बना लेनी है और यहाँ पर काल विभाजन लिखते जाना है। शुक्ल युग, फिर छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग। ठीक, इसके बाद इनके निबंधकार और रचनाकार कौन थे, रामवृक्ष यहाँ पर आपको डाल देना है रचनाकार। और यहाँ रचना तो रामचंद्र शुक्ल की है चिंतामणि, गुलाब राय की है ठलुआ क्लब, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की है कल्पलता, जैनेन्द्र कुमार की है जड़ की बात। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं रचनाकार का नाम डालना है प्रेमचंद, तो यहाँ पर रचना लिख देनी है गबन। चतुरसेन शास्त्री, यहाँ पर आत्मदाय। यशपाल, तो यहाँ झूठा सच। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका भगवती चरण वर्मा, तो यहाँ आपके भूले बिसरे चित्र। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट है शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युगीन हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं। ठीक, तो पत्रिका का नाम यहाँ पर डाल देना है और इसके बाद संपादक का नाम डाल देना है। ठीक, तो इस तरीके से लिख देना है आपको। हंस है प्रेमचंद की, सरोज है आपका नौ जादिलाल श्रीवास्तव की, कर्मवीर है आपके माखनलाल चतुर्वेदी की, हंस है आपकी कमलेश्वर की, गंगा है आपकी कमलेश्वर की, और कादम्बिनी है आपकी राजेंद्र अवस्थी की। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका हिंदी गद्य की विधाएं। ठीक, तो हिंदी गद्य की विधाओं में आपका पहला पॉइंट आपका डल जाएगा नाटक। ठीक, तो यहाँ पर नाटक आपको लिख देना है क्या होता है। तो इस हेडिंग को आप अच्छे से स्केच से और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। जितनी अच्छी आप फाइल बनाएंगे उतने अच्छे आपके नंबर मिलेंगे। 30 में 30 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। जितना आप अच्छे से डेकोरेट कर पाएँ उतना आप कर लीजिएगा। ठीक, और इसमें आपको नाटक में बताना है रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई और पात्रों और संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यकार रचना को नाटक कहते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों एकांकी क्या होता है, तो यहाँ पर एकांकी बता देना है आपको। नाटक का एक महत्वपूर्ण रूप है एकांकी। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बनाकर लिखी जाती है। इस घटना को चरण क्षणों को मूर्त करते हुए इसकी समाप्ति की जाती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर हिंदी गद्य की विधाएं आपको बता देना है। नेक्स्ट है आपका हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट। ठीक,
तो ये पॉइंट भी आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निबंध, ठीक। तो निबंध किसे कहते हैं? गद्य के नवीन विधाओं में विभिन्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा विकसित विधा है। आलोचकों ने इस निबंध को वास्तव में गद्य की कसौटी कहा है, ठीक। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन विशेष रूप से किया गया हो। हिंदी का प्रथम निबंध है राजा भोज का अपना, ठीक, सपना, राजा भोज का सपना, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये आपको कंप्लीट कर लेना है निबंध। इसके बाद है आपका बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी कहानी, ठीक। तो कहानी क्या होता है? यहाँ पर कहानी के बारे में आपको बता देना है, ठीक। तो जीवन के किसी मार्मिक तत्व को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली, जिसमें पात्रों के चरित्र चित्रण एवं घटनाओं के माध्यम से मानव या समाज के किसी आदर्श चरित्र भाव या गुण विशेष को संक्षेप में प्रस्तुत किया जाए, उसे कहानी कहते हैं, ठीक। तो हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी, ठीक। तो ये पॉइंट आपको जरूर लिख लेना। इसके बाद बच्चों आ जाता है उपन्यास, ठीक। तो यहाँ पर उपन्यास क्या होता है ये बताना है आपको। तो उपन्यास चलिए देख लेते हैं। उपन्यास शब्द का अर्थ सामने या समीप होता है। उपन्यास शब्द अंग्रेजी के नावल शब्द का पर्याय बन गया है। उपन्यास में साहित्य के सभी विधाओं को सन्निहित करने की क्षमता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, ठीक। तो ये आपके मेन पॉइंट है जो आपको लिख लेने हैं कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, ये एग्जाम में भी आते हैं, तो ये आपको जरूर लर्न भी कर लेना है और इसमें भी लिखना है, ठीक। आलोचना क्या होता है बच्चों? तो यहाँ आलोचना आपको बताना है, ठीक। तो आलोचना में आपको बता देना है, आलोचना का अर्थ है किसी पदार्थ की परख सही रूप में करना। इस प्रकार किसी साहित्य रचना की भली प्रकार देखकर उसके गुण दोषों को प्रकट करना ही उसकी आलोचना कहलाती। हिंदी की प्रथम आलोचना है नाटक, ठीक। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद जीवनी क्या होती है? इसमें किसी महापुरुष के संपूर्ण जीवन का सुविस्तृत वर्णन किया जाता है। हिंदी की प्रथम जीवनी है भक्तमाल, ठीक। तो इस तरीके से आपको ये भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट है प्रोजेक्ट का हिंदी पद्य साहित्य, ठीक। तो ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है हिंदी का पद्य साहित्य। अब देखेंगे, अभी तक गद्य देख रहे थे, तो यहाँ पर आपको अच्छे से बढ़िया से हेडिंग डाल लेना, हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन, ठीक। तो हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन आपको इस तरीके से लिख लेना है। हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, इसी को वीरगाथा काल, और पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल गद्यकाल, ठीक। तो इस तरीके से इनकी सन भी आपको लिख लेनी है, ठीक। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी विभिन्न कालों के प्रसिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं, ठीक। तो यहाँ पर जो आदिकाल है वीरगाथा काल, उसमें कौन कौन से कवि हुए, तो ये कवियों के नाम डालना है और यहाँ पर उनकी रचनाएं डालनी है, ठीक। तो इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आदिकाल या वीरगाथा काल में चंद्रबरदाई, नरपतिनाल, दलपति विजय, ठीक। तो इनकी रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो और रघुमाण रासो, ठीक, खुमाण रासो। तो यहाँ पर आपको खुमाण रासो ये, ठीक। और इसके बाद आपका भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, ठीक। तो इसमें आ जाएंगे आपके कबीरदास, तुलसीदास। तो इनकी रचनाएं हो जाएंगी बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर वचनावली, ठीक। और इसके बाद आपका तुलसीदास जी की रचनाएं आ जाएंगी श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न और कवितावली, ठीक। इस तरीके से आपका रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल आ जाएगा। इसमें रचनाकार हैं आचार्य केशवदास, बिहारी भूषण, ठीक। इनकी रचनाएं रसिका प्रिया, कवि प्रिया, और इसके बाद नवल सिख और बिहारी सतसई, शिवराज भूषण, शिवा बनारी, ठीक। इस तरीके से आपको कर लेना है। इसके बाद आधुनिक काल या गद्यकाल, ठीक। इसमें आपके रचनाकार आ जाएंगे जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक। तो इस तरीके से इनकी रचनाएं हो जाएंगी आंसू, कामायनी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, प्रियप्रवास, कृष्ण शतक और पद्मभूषण, ठीक। तो इस तरीके से ये रचनाएं हो जाएंगी। नेक्स्ट है इसके बाद रीतिकाल, ठीक। तो रीतिकाल का आपका यहाँ पर सन भी आपको डाल देना है और इसके बाद रीतिकाल के बारे में आपको लिख देना है, ठीक। तो रीतिकाल के बारे में आपको इस तरीके से लिख लेना है कि 16वीं 17वीं शताब्दी तक
72 में मुगल साम्राज्य का पूर्णतया स्थापित हो चुका था तथा वह वैभव के शिखर पर था। जनजीवन भी खूब शांतिपूर्ण था। इस परिस्थिति का साहित्य पर प्रभाव पड़ा स्वाभाविक था, जो कृष्ण और राधा भक्ति शाखा के आलंबन बन गए। इस प्रकार की रचनाओं के संकलन को रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ कहा जाता है। इस काल में ऐसी रचनाएं अधिक हुई और इसी कारण से इस काल को रीतिकाल कहा गया। ठीक, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, तो इसमें कवियों के नाम आपको डाल देना है, केशव, भूषण और बिहारी। ठीक, तो इनकी रचनाएं भी आपको लिख लेनी है। रामचंद्र का, कविप्रिया और शिवराज भूषण और शिवा बावनी और इसके बाद बिहारी की सतसई। ठीक, इसके बाद रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, तो यहाँ पर आपको रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ लिख देनी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी आधुनिक काल। ठीक, तो इसका आधुनिक काल के बारे में आपको लिख देना है। और आधुनिक काल मध्यकाल, नवीन विकास का काल है, पुनर्जागरण काल आदि नामों से जाना जाता है। और हिंदी काव्य के आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग तथा नई कविताओं के युगों में विभाजित किया गया। ठीक, इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद है हिंदी काव्य साहित्य के कालों की शाखाएं। ठीक, तो यहाँ पर हिंदी काव्य साहित्य के कालों की शाखाएं बतानी है, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस तरीके से यहाँ पर डिवाइडेशन है इसका। तो ये आपको चार्ट बना लेना है। ठीक, इस तरीके से आपको क्लियर बढ़िया से अच्छा से बना लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट नंबर 3। तो बच्चों प्रोजेक्ट 3 है आपका व्याकरण और संस्कृत। ठीक, तो यहाँ पर आपको देख लेना है व्याकरण और संस्कृत में किस तरीके से आपको लिखना है। तो इसकी मेन हेडिंग रहेगी हिंदी की प्रथम महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक, तो हिंदी की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको आपको इस तरीके से हेडिंग डाल के लिख लेना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है। यहाँ पर विधा डाल देनी है, रचना या रचनाकार। ठीक, इस तरीके से आपको डाल लेना है। और यहाँ पर विधा का नाम, रचना का नाम, रचनाकार का नाम, इस तरीके से आपको अच्छे से लिख लेना है। तो चलिए हम स्क्रॉल करते जाते हैं, आप लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपकी हेडिंग पड़ेगी संस्कृत के कुछ श्लोक। ठीक, तो यहाँ पर संस्कृत के कुछ श्लोक आपको देख लेने हैं, लिखना है जो। और इसमें आपके ये श्लोक दिए गए हैं, उनको आपको इस तरीके से लिखना है और उनके अर्थ भी लिखने हैं। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से आपको भी लिख लेना है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपकी रस। ठीक, इसमें आपको रस की परिभाषा बतानी है, रस किसे कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा डिटेल से लिख देना है। काव्य को पढ़ने, सुनने और नाटक को देखने से पाठक व श्रोता को जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व माना जाता है। ठीक, इसके बाद आपको रस बता देने हैं। पहला रस हास्य रस, किसी की आकृति, चेष्टा, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य कहा जाता है तथा यही हास्य जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तब उसे हास्य रस कहा जाता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। ठीक, हंसी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख लेना है और लर्न भी इसको कर लेना है क्योंकि एग्जाम में भी आता है। करुण रस किसे कहते हैं? किसी भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि को देखकर अनिष्ट की आशंका अथवा इसके विनाश से उत्पन्न क्षोभ अथवा दुख की संवेदात्मक स्थिति को करुण रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक, तो स्थायी भाव आपको जरूर तैयार कर लेना है, डेफिनेशन भी इनकी तैयार कर लेनी क्योंकि एग्जाम में ये आती हैं। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी हिंदी की प्रोजेक्ट फाइल थी। तो आई होप कि ये आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए। और इस तरीके से
बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम मैथ का भी लाइए, तो बहुत ही जल्द आपके सारे सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट कार आने वाले हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बच्चों इंग्लिश की भी आ चुकी है और हिंदी की भी आ जाएगी, और इसके बाद आपके सारे सब्जेक्ट के धीरे धीरे आ रहे हैं प्रोजेक्ट कार। तो चलिए बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।